वर्ल्ड जियोग्राफी के अध्ययन में हम पढ़ रहे थे पर्वत पठार मैदान। और पर्वत पठार पढ़ लिए और मैंने सोचा मैदान इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, जितने ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो एक दो मैदान है वो अपने मैपिंग करेंगे, तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और इसी क्रम में आज हमारा आगे का टॉपिक रहेगा वो भूकंप रहेगा। अब ज़्यादा क्लासेस नहीं रहेगी वर्ल्ड ज्योग्राफी की। भूकंप के बाद में ज्वालामुखी और उसके बाद में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कर लेंगे। इसी साथ ही से ख़त्म करते हुए हम कृषि पढ़ लेंगे। बस कृषि मतलब मेन जूमिंग कृषि और जितने प्रकार की कृषियाँ होती है विश्व में प्रसिद्ध जगह है। और फिर मैपिंग देखेंगे थोड़ी बहुत। मैपिंग तो हम अलग से डाल देंगे क्लासेस। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की लास्ट मानो कि 3 या 4 सेशन लास्ट है और इसी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। आप मतलब IAS RAS UPPCS सभी का रिवीजन इससे कर सकते हो। और मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर कोई आएगा। सब बेसिक्स हमने अपन ने कवर किया और बेसिक्स के आधार पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भूकंप। सबसे पहले भूकंप होता क्या है? तो भूकंप क्या होता है, अक्सर न्यूज़ में बहुत चर्चा में रहने वाला टॉपिक है ये भूकंप। यहाँ पे भूकंप आया, ये इतने लोग मारे गए, यहाँ पे भूकंप आया उसके कारण बाढ़ आ गई, वहाँ भूकंप आया, अभी पीछे टर्की में आया था। काफ़ी चर्चा का विषय रहते हैं, लाखों लाखों लोग मारे जाते हैं भूकंप के कारण। रियल लाइफ में देखें तो भूकंप होता क्या है, एग्जैक्ट होता क्या है, मतलब इसकी कोई परिभाषा है? तो सोचने पे अपने इतना ही देख सकते हैं कि भूकंप क्या है। पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले या होने वाले कंपन पृथ्वी पर होने वाले कंपन क्या कहलाते हैं? भूकंप। अब देखो पता लग गया भूकंप क्या है? ठीक है। अब भूकंप यदि धरातल पे हो या भूभाग पे हो तो इसे धरातलीय भूकंप कह देंगे। इसके नुकसान क्या होंगे कि जनहानि हो सकती है, माल हानि हो सकती है, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ सकती है, नदियों का अफवाह परिवर्तन हो सकता है धरातल पे। यदि यही भूकंप कहाँ पे हो, समुद्र में हो, तो समुद्रीय भूकंप कहते हैं या जलीय कहते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, इससे समुद्र में एक बड़ी सुनामी का निर्माण हो जाता है और उससे भी जनहानि माल हानि हो सकती है। ठीक है। अब भूकंप कैसे होता है, क्या कैसे बनता है, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले कि भूकंप के कारणों को पढ़ते हैं, फिर इसको एकदम समझेंगे भूकंप पैदा कैसे होता है, कौन कौन सी तरंगे होती है भूकंप में। तो सबसे पहले कारणों को देखते हैं। भूकंप के कितने क्या कारण हो सकते हैं? क्या भूकंप हमेशा प्राकृतिक होते हैं? तो जवाब रहेगा हमारा नहीं, भूकंप हमेशा प्राकृतिक नहीं होते। इसके कारण मानवीय भी हो सकते हैं, अर्थात मानव ने भी इतनी क्षमता पैदा कर ली है कि वो पृथ्वी भूकंप ला सकता है। देख रहे हो मानव की ताकत। अब देखते हैं प्राकृतिक भूकंप क्या होते हैं। प्राकृतिक कारण भूकंप के, प्राकृतिक भूकंप या प्राकृतिक कारण भूकंप, एक तो अपन ने पढ़ा था, खूब अध्ययन किया इसके बारे में, वो रहेगा प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी। अर्थात पृथ्वी बहुत सारी प्लेटों में बंटी हुई है, प्लेटों के बीच में गति होगी, टक्कर होगी, दूर होगी या संरक्षित गति होगी, तो उसके कारण भी भूकंप पैदा हो सकते हैं। दूसरी घटना रहेगी वो रहेगी ज्वालामुखी घटना। इसके कारण ये भी प्राकृतिक है, ये तो है नहीं कि मनुष्य ज्वालामुखी पैदा कर दे। तीसरी घटना रहेगी वो रहेगी प्रत्यास्थता पुनः संचलन। अब क्या है कि प्रत्यास्थता पुनः संचलन क्या क्या होता है? तो एक
वैज्ञानिक आए थे H.F. रीड नाम से। उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी है ना, वो अपने आप को संतुलित करती रहती है जैसे जैसे इस पे असंतुलन की स्थिति आती है। यदि कहीं जगह विशेष पर ज़्यादा बल लग जाए, कहीं कम बल लग जाए, या कहीं भार ज़्यादा हो जाए, कहीं कम होए, मतलब मनुष्य के कारण भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है कि ज़्यादा मतलब ऐसे कि एक प्लेट के बीच में ज़्यादा बल लगने लग जाए। तो ये H.F. रीड कहती है कि पृथ्वी अपने विघटन को बचाने के लिए ना खुद को पुनः निर्मित करती रहती है, पुनः मतलब निर्माण करती रहती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? पुनः संचलन। देखो कि एक ये क्या है कि एक प्लेट है और इस पे ना ये मानो कि यहाँ पे बहुत बल लग रहा है, बीच में बल लग रहा है, तो यहाँ पे बल लगेगा, किसी साइड लग रहा है बल लग रहा है, फुल ज़्यादा बल लगेगा तो यहाँ पे ऐसा होएगा ना, यहाँ पे टूटेगी तो ये टूट के दो अलग अलग भागों में बढ़ जाएगी, या मतलब कहीं और से टूट जाएगी। जैसे आप रबड़ लो, रबड़ को खींचोगे तो वो कहीं ना कहीं से टूटेगा ना, तो टूटेगा तो वो बल को निष्क्रिय करेगा ना। आप अपने बचपन वाले रबड़ को लोगे तो वो रबड़ कहीं ना कहीं खींचोगे या उसको पंच करोगे तो कहीं ना कहीं तो वो टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको संतुलित करने के लिए। तो यही H.F. रीड ने कहा कि भाई साहब पृथ्वी में भी ऐसा बल होता है, अपने आप को बचाने के लिए पृथ्वी पर लगने वाले बलों को पुनः मतलब स्थापित पुण्य जीरो कर देती है, संतुलन अवस्था में ला देती है। यही सिद्धांत क्या था? प्रत्यास्थता पुण्य संचलन के कारण। और प्रत्यास्थता पुण्य संचलन के कारण पृथ्वी पे आते हैं भूकंप। प्राकृतिक कारण तो आ गए, ठीक है। प्राकृतिक कारण कितने पड़े? प्लेट विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, और तीसरा रहा प्रत्यास्थता पुण्य संचलन। इसके बाद में आगे का कारण है वो है मानवीय कारक या कारण। मानवीय कारणों में क्या मानव इतना शक्तिशाली है कि ये हथौड़ा मारा और भूकंप ला दिया? ऐसा नहीं है, थोर वाला हथौड़ा कहीं नहीं है, ठीक है। अब मानव ने ना जानबूझ के तो नहीं किया पर हो गया। जैसे मानव बड़े बड़े बांध बनाता है, बांध अचानक टूट जाते हैं, तो अचानक बांध टूटेंगे, बहुत बड़ी जलराशि है वो अचानक कहीं पे गिरेगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो बल लगेगा उसके कारण जो भूकंप पैदा होंगे तो वो जलीय भूकंप, बांधों के कारण। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है? आपने देखा था, अपन ने एक मूवी देखी है परमाणु, नहीं देखी तो अच्छी मूवी है यार परमाणु, देख लो। इंडिया ने पोखरण में 1998 के स्टोरी पे बेस है कि जब उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था वहाँ पे भी भूकंप आए। तो यदि परमाणु विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं। अब परमाणु विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं, तो भूकंप के कितने कारण हो गए? 2 कारण हो गए, एक तो मानवीय, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक कारणों में अपने पढ़े थे 3। प्लेट विवर्तनिक कारण, क्योंकि प्लेटों के बीच टकराव हो सकता है, दूरी हो सकती है, संरक्षित गति हो सकती है, या ज्वालामुखी फटे तो भूकंप आ सकता है। प्रत्यास्थता पुण्य संचलन को पढ़ा। फिर मानवीय कारणों में पढ़े बांधों के कारण। फिर पढ़ा कि परमाणु विस्फोट के कारण भी भूकंप आ सकते हैं। परमाणु विस्फोट की स्टोरी अपने बहुत अच्छी, एकदम फिल्म टाइप की स्टोरी है, वो फिल्म बनी भी है और उससे अच्छी स्टोरी भी है। पहले की जब एनपीटी का निर्माण हुआ था, एनपीटी के बाद में जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद में एनएसजी का निर्माण हो गया। 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के समय। फिर एनएसजी का निर्माण हुआ जस्ट क्योंकि और कोई देश नहीं कर सके परमाणु परीक्षण, उसके चक्कर में। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी फुर्सत में मिलेंगे तो सुनाएंगे हम आपको। तो अभी अब डिस्कस करते हैं परमाणु भूकंप के बारे में। परमाणु विस्फोट कारण हो गया, अब ठीक है, अब सभी ये तो अब हम जानते हैं कि परमाणु विस्फोट होता क्या है। परमाणु मतलब सॉरी यार, अब हम जानते हैं कि भूकंप क्या होते हैं।
अब देखो भूकंप के बारे में पढ़ लिया, तब डेफिनेशन तो अपन ने देख ली थी। अब अपने देखो कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो क्रियाविधि होगी, गति होगी, ये तो है नहीं कि पृथ्वी के बाहर ही होगी, नहीं होगी। पृथ्वी के किसी आंतरिक ग्रह, आंतरिक भाग में कोई न कोई स्थान विशेष होगा। ये मानो कि ये स्थान विशेष है, यहाँ से भूकंप पैदा हुआ, यहाँ से क्या हुआ, भूकंप पैदा हुआ, ये स्थान विशेष है। जिस स्थान विशेष से भूकंप पैदा होता है, पृथ्वी के अंदर का वह स्थान जहाँ भूकंप पैदा होता है, उसे कहते हैं अभिकेंद्र। अभिकेंद्र, ठीक है। ये कौन सा स्थान है, यहाँ भूकंप पैदा हुआ। अब ठीक जस्ट इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाते हुए, क्योंकि सबसे पृथ्वी के निकट सबसे भाग कौन सा है, मतलब इस भूकंप के अभिकेंद्र के सबसे निकट का भाग कौन सा होगा, 90 डिग्री के एंगल पे पृथ्वी के बाहरी कोना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंपीय तरंगे प्रभाव डालेगी अपना, वो रहेगा, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। मतलब पृथ्वी या धरातल का वह स्थान जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप अपना प्रभाव डालता है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। अभिकेंद्र को ना भूकंप मूल भी कहते हैं। ठीक है, अधिकेंद्र, अभिकेंद्र या भूकंप मूल, ये बात ये समझ गए आप, ठीक है। अब रहेगा कि सर्वाधिक भूकंप पैदा कहाँ होते हैं, तो सर्वाधिक भूकंप कहाँ पैदा होंगे, जहाँ चट्टानें लचीली होगी। चट्टानें लचीली कहाँ होती है ज़्यादा, दुर्बलता मंडल में, ओके, याद रहेगा। ओके, अब आगे डिस्कस करते हैं अपने, क्या भूकंप सीधा ही आ जाता है, मतलब भूकंप की गति कैसे होती है, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, वो जानते हैं। अब मानो ये कि ये क्या है, भूकंप मूल है, भूकंप मूल, यहाँ पे बहुत सारा बल लगा, बल लगा तो तरंगे उत्पन्न होगी। तो यहाँ से पहली जो तरंग उत्पन्न होती है, प्रथम प्रकार की तरंग, उसे कहते हैं, दो प्रकार की, जैसे एक तरंग और दो तरंग। जो पहले जो तरंग उत्पन्न होती है वो सीधी सीधी चलती है, वो होती है पी तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। मतलब इसके तरंग संचरण की दिशा और अणुओं की दिशा एक ही समान होती है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग या पी तरंग। इसके बाद में जो तरंग पैदा होती है, मतलब किसके कारण, जब भूकंप मूल पे जो बल लग रहा है उसके कारण, जो बल लगने के कारण जो तरंगे उत्पन्न हुई, उसके कारण जो पहली वेव उत्पन्न हुई, इसे प्राथमिक वेग या पी तरंगे कहते हैं। दूसरी जो उत्पन्न होगी उसे कहते हैं एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी तरंगे। इसकी प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर क्या होता है, वो ज़्यादा ये साइंस वाली बात हो जाएगी, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि तरंग संचरण की दिशा में ना अणुओं की गति लंबवत होती है। जैसे तरंग की गति ऐसे है तो इसमें अणुओं की गति ऐसी होगी, ठीक है। पर अनुदैर्ध्य में क्या होता है, ये क्या इसमें है, अनुप्रस्थ में। अनुदैर्ध्य में क्या होता है, अनुदैर्ध्य में होएगा कि तरंग संचरण की दिशा ऐसे और अणुओं की गति भी ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, अनुदैर्ध्य। अब समझ में आया। अब अपन ने क्या पढ़ा, भूकंप मूल पे जो बल लगा उसके कारण दो तरंगे उत्पन्न हुई, पी तरंगे और एस तरंगे, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो आगे का, पी तरंगे और एस तरंगे। अब क्या है, पहली पी तरंगे निकली, जैसे ये भूकंप मूल है, भूकंप मूल से पी तरंगे निकली, गति करेगी,
ये भी गति करेगी, ये भी। ये मानो एस तरंगे, पी तरंगे और एस तरंगों का अध्ययन अपने कर चुके हैं शायद, पहले नहीं किया है तो अभी देख लो। अब पी तरंगे है वो अनुदैर्ध्य तरंगे, यहाँ पे देखो पी तरंगे, पी तरंगों को ना मैं इससे लिखता हूँ पी तरंगे, ये है एस तरंगे। पी तरंगे प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे, गति 7 से 8 किलोमीटर प्रति आवर, 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये प्राथमिक तरंगे होती है। इनकी प्रकृति क्या रहती है? अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रकृति। अनुदैर्ध्य प्रकृति मतलब ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, और ध्वनि तरंगों की तरह व्यवहार करती है। 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति रहती है और अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। और ये सबसे पहले उत्पन्न होती है। इसके अलावा इसका एक रह रहा है यार, मैं थोड़ा सा देख। ठीक है, ये देखो कि द्वितीयक तरंगे, इनकी गति, हाँ ये रहा, ये तरंगे ना ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति करती है। ठीक है, ये 8, इसकी एस तरंगों की गति है ना थोड़ी सी कम रहती है, ये मान लो 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये लगभग प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती है। न तो इनकी गति प्रकाश तरंगों की तरह होती है, न ही ये पूर्णतः प्रकाश तरंगों की तरह होती है, परंतु ये लगभग प्रकाश तरंगों की तरह व्यवहार करती है। तो ठीक है, करती है। ये ओनली ठोस में चलती है, पर अपन ने प्रकाश के बारे में पढ़ रखा है। इसकी गति 3.8 इंटू 3.10 मीटर पर सेकंड होती है। ये निर्वात में भी गति कर सकती है, पर इसको माध्यम चाहिए किसको? एस तरंगों को गति करने के लिए। तभी अपन ने देखा था गुटनबर्ग असंता के बाद ये गायब हो जाती है। एस तरंगे अध्ययन किया था ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो वहाँ देखा था। ठीक है, पी व एस तरंगों पढ़ लिया। अब क्या हुआ कि ये दोनों पी व एस तरंग कहीं पे बल लगाएगी। जैसे मानो कि ये चट्टानें हैं, ये बहुत सारी चट्टानें हैं। ठीक है, ये पी और एस तरंगे बल लगाएगी चट्टानों पे, तो ये कंकड़ पत्थर जो जितने पत्थर है ये इनको ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑब्जर्व कर लेंगे पत्थर, तो उनसे मतलब ऑब्जर्व कर लेंगे तो इनमें एनर्जी आएगी। किन में? पत्थरों में एनर्जी आएगी। तो उसके बाद में जो ये भी तो कंपन करेंगे, तो इन कंपनों से या इन एनर्जी से एक वेव बनेगी जो पृथ्वी के धरातल को इफेक्ट करेगी। उसे कहते हैं एल तरंगे। ठीक है, समझ में आया? एल तरंगे कौन सी होती है? मतलब ये प्रत्यक्ष नहीं हो गए, अप्रत्यक्ष रूप से पी व एस तरंगों का परिणाम है। और धरातल को पर जो अपने गति मापते हैं भूकंपों की, वो किसको मापते हैं? एल तरंगों को मापते हैं। ठीक है, तो एल तरंगे जो अपने धरातल पर चलती है, ये स्थायी तरंगे। एल तरंगे कौन सी है? जो पी व एस तरंगों के कारण बनी है। और एल तरंगे ही स्थायी तरंगे है। जैसे यहाँ पे देखो, एस तरंगे आ गई और पी तरंगे आ गई। अब क्या हुआ, बहुत सारी चट्टानें थी, इनमें एब्जॉर्ब हो गई। इनमें जो गति हुई, इसके कारण जो तरंगे बनी वो कौन सी होगी? वो होगी एल तरंगे। एल तरंगे। और भूकंप मूल पे
नहीं, भूकंप अभिकेंद्र पे, जो मतलब पृथ्वी के ऊपर का सतह है, सतह पर जो जहाँ पे अपने मापते हैं, जो सर्वाधिक इफेक्टिव एरिया है भूकंप, एपी सेंटर बोल दो, एपी सेंटर, या मेरे को ज़्यादा नाम एपी सेंटर याद रहता है। एपिकेंद्र पे जो तरंगे मापी जाती है उसे कहते हैं एल तरंगे। ठीक है, ये स्थायी तरंगे क्योंकि सतह पे होती है, जबकि पी व एस तरंगे कौन सी प्रकृति की है? अस्थायी तरंगे। ठीक है, क्योंकि ये सतह पे नहीं आती पी व एस तरंगे, सतह पे आती है कौन सी? एल तरंगे। अब ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ, बढ़िया बड़ा, एल तरंगों की गति है ना, वो ओनली होती है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की, मतलब औसत बता रहा हूँ, 3 से 4 किलोमीटर। तो ये एक बहुत ही बढ़िया वाला फैक्ट है। सर्वाधिक गति किसकी है? सर्वाधिक गति है पी तरंगों की, फिर एस तरंगों की, फिर एल तरंगों की। ठीक है, पर सर्वाधिक नुकसान व घातक कौन सी है? एल तरंगे, एस तरंगे और पी तरंगे। क्यों? पी तरंगे तो शुरुआत में हो जाती है, मतलब सबसे पहले आती है, परंतु वो सतह पी और एस तरंगे सतह के नीचे ही रह जाती है, ज़्यादा मार ऊपर तक नहीं आ पाती। पर एल तरंगे है वो सतह पे चलती है। तो सर्वाधिक घातक या नुकसानदायक तरंगे कौन सी होती है? एल तरंगे। ठीक है, एल तरंगों को रिले तरंगे भी कहते हैं, लव तरंगे भी कहते हैं, याद रहेगा। अब कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत और है, तो एक टाइप की होती है पी व एस जी तरंगे। थोड़ा सा जान लो, बाकी याद रखने की है, कभी क्वेश्चन आ ही जाए बाय चांस। क्या हुआ कि 1909 की बात है, क्रोएशिया देश है एक, क्रोएशिया की कुल्पा घाटी है, वहाँ पे आया क्या? भूकंप। कुल्पा घाटी, वहाँ पे आया एक भयानक भूकंप। और भयानक भूकंप में ना एक वैज्ञानिक पहुँच के उसका अध्ययन करने के लिए, कौन? कोनराड मोते। कि भाई साहब वहाँ पे भूकंप आया, क्यों आया, मैं पता लगाता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि ये न पी तरंगे नहीं है, एस तरंगे नहीं है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की तरंगे थी जिनकी गति पी व एस से कम थी। ठीक है, जैसे मान लो कि पी की गति 5.5 किलोमीटर पर सेकंड और एस तरंगों की गति थी वो 3.3 किलोमीटर पर सेकंड। इन्होंने एवरेज बताई कि इतनी थी। तो ये मतलब पी व एस तरंगों से कम थी, पर उसके कारण भी भूकंप आ गया। तो उन्होंने एक नई तरंगों का नाम दिया पी जी व एस जी। ठीक है, क्रोएशिया की कुल्पा घाटी में अध्ययन किसने किया? कोनराड मोते ने। ठीक है, ज़्यादा याद ये आता है नहीं, पर बाई चांस कोई पूछ ले तो अपने को क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब रहेगा इम्पोर्टेंट भूकंप के प्रकार। अपने देखो भूकंप को बांटने में 3 भागों वैसे तो बांट लिया। जैसे निर्माण कहाँ हुआ, तो जमीन पे भूकंपीय तरंगे, समुद्रीय तरंग भूकंप। ठीक है, फिर अपन ने बांटा भूकंप को गहराई के आधार पे बांट लो, बहुत ज़्यादा गहराई पे हो तो पतालीय भूकंप। फिर जो ऊपर हो जिसकी गहराई कम हो, छिछले भूकंप। जिसकी गहराई कम हो छिछले भूकंप बोल दो। और जिसकी गहराई और भी मतलब इन दोनों के मध्य हो तो उन्हें बोल दो मध्यवर्ती भूकंप। मतलब जो पृथ्वी की सतह के पास में जिसका अधिक अभी मतलब भूकंप मूल है उसे कह दो छिछले भूकंप। एकदम गहराई में है, कितनी गहराई में? लगभग मान लो कि 250 से 700 किलोमीटर तक गहरे हैं, जिसका भूकंप मूल, उसे पताली भूकंप कह दो। जो ऊपर ही है, जैसे 50 किलोमीटर के ऊपर इतने के मतलब इसका भूकंप मूल बना है, वो कह दो कि छिछले भूकंप। जो इन दोनों के बीच में 1500 से 200 या 250 मान लो, तो इसे मध्यवर्ती भूकंप कह दो। इसमें कुछ है ही नहीं इतना कुछ। ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये देख लिया अपने
पृथ्वी वाले भूकंप, जलीय वाले भूकंप, पतालीय भूकंप, छिछले भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है अपने सामने, यार अपने ने देखा कि इतनी जान माल की हानि हो रही है जहाँ भूकंप आ रहे हैं। अभी पीछे पीछे ना तुर्की में आया बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग 40-50 लाख, 40-50 हज़ार लोग मर गए। उससे पहले अपने आया था 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आया था। तो ऐसा अपने को नहीं लगता यार कि अपने टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है तो अपने को भूकंप के बारे में पहले ही बता दे अध्ययन करके। तो क्वेश्चन उठता है, क्या हम भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं? तो दिमाग में तो आना चाहिए कि यार इतने लोग मरे, इतनी मतलब जन हानि हुई, माल हानि हुई, इतना मतलब काम, मतलब त्रासदी यार एक भयंकर हो गया। क्या इसको रोक नहीं सकते? जैसे अपने सुनामी के बारे में पहले अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फिर उसकी तैयारी कर लेते हैं, क्या भूकंप के बारे में अपने अंदाज़ा नहीं लगा सकते? अपने वैज्ञानिक क्या इतने सक्षम है नहीं? क्या इतने एजुकेटेड है नहीं वैज्ञानिक? तो बात ये है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये कभी भी हो सकती है कहीं पे, और वैज्ञानिक अभी तक इसके भविष्यवाणी करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? इसके यार अलग अलग कारण है कि टेक्टोनिक से एक कारण तो है नहीं, इसमें बहुत सारे कारण है कि कब क्या हो जाए, मानवीय कारण में है, तो उससे पहले भविष्यवाणी नहीं हो सकती। पर हाँ, कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं जिससे भूकंप के बारे में देखा जा सकता है। भूकंप के मतलब प्रीमेच्योर स्थितियाँ हैं जहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ त्रासदी हो सकती है, जैसे जानवरों का व्यवहार। अब 2001 में भूकंप आया, उसके बाद में ना एक स्टोरी बहुत ही चर्चा में रही थी कि एक कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचा ली। कि वो कुत्ता था, उसको मतलब पहले अंदाज़ा लग गया कि भूकंप आने वाला है, तो वो उसका मालिक था जो अपने मकान में बैठा होता, उसको मतलब उसका कपड़ा पकड़ के वो उसको बाहर ले आया दूर वहाँ से, उसके घर से, और उसके बाद में वहाँ पे भूकंप आया और वो बच गया। ये कहानी बहुत प्रचलित है, नेट पे बहुत ज़्यादा बार मतलब सुनी होगी आप लोगों ने। तो कि जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस आदि, इनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है भूकंपों से पहले। या तो उन्हें मान लो कि नेचुरल शक्ति प्राप्त है, या ये मान लो कि ये कुछ न कुछ पकड़ लेते हैं, चाहे वेव्स को पकड़ लें, कुछ न कुछ को, और ये मतलब असामान्य व्यवहार करने लग जाते हैं। दूसरा, अपने वायुमंडल में पड़ा था रेडॉन गैस, पड़ा था। ये गैस क्या होती है? बहुत ही भारी होती है, सबसे भारी गैस है रेडॉन गैस। और ये क्या रहती है? हमेशा धरातल के पास रहती है। पर भूकंप आने से पहले ना ये वायुमंडल में उपस्थिति इसकी बढ़ जाती है। क्या होता है कि जैसे ये धरातल है, इस पे रेडॉन गैस है, नॉर्मल अवस्था में ये रहती है। जब भूकंप आने वाला होता है ना, तो भूकंप आने की स्थिति में ना ये गैस ऐसे ऊपर की तरफ वायुमंडल में पाई जाती है, न कि धरातल पे। तो वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दो ही कारण है, दो चीज़ें हैं जिसे हम अपने पकड़ सकते हैं भूकंप आने वाला है या नहीं है। ज़्यादा मतलब वैज्ञानिक साइंटिफिक नहीं है इस चीज़ को लेके। अब रहते हैं भूकंप की गणना, भूकंपीय गणना। भूकंपीय गणना किससे कहते हैं? भूकंप मापी से। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, भूकंप मापी से बिल्कुल श्योर हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और एकदम पकड़ सकते हो आप। दो ही स्केल है, इम्पोर्टेंट है वो, मर्केली स्केल, दूसरा है रिएक्टर स्केल। इसका निर्माण किसने किया? 1902 में मर्केली ने। वुड व न्यूमैन ने इसे विकसित किया, बाद में अच्छा बनाया। इसका रिएक्टर स्केल, इसका निर्माण भी किसने किया? रिक्टर ने
कब? 1935 में। ठीक है। इसके बाद में बिनो गुटेनबर्ग ने इसे विकसित किया। या जो ये स्केल है ना, ये क्या है? आम व्यवहार पर कितना नुकसान हुआ उस अनुभव मापी, मतलब अनुभव के आधार पे भूकंप की गणना करते हैं। और ये इसकी गणना 1 से 12 तक होती है। ठीक है। ये जो रिएक्टर स्केल है ना, जो सबसे प्रामाणिक है, जिसने रिएक्टर महोदय ने बनाया, बिनेक गुटेनबर्ग ने इसको अच्छा किया, मतलब उसमें परिवर्तन किए। तो ये क्या कहता है? ये लघुगुणक के आधार पर गणना करता है। जैसे इसकी गणना होती है 1 से 9 तक। ठीक है। इसमें होता है कि पहला जो भूकंप आया ना, और इसका माप भी होता है जैसे 1, इसकी गणना किसके आधार पर होता है? लॉग के आधार पर, लघुगुणक के आधार पर। जैसे इसमें क्या होता है कि पहले कोई भूकंप की गणना की, उसका मान माना 1। ठीक है। अब जो दूसरा आएगा ना, वो इससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा, तब उसकी गणना होगी 2। अब 2 से ज़्यादा 100 गुना होगा ना, वो होगा 3। ऐसे इसकी गणना की जाती है। तो ऐसे करके 9 मतलब इसके पैरामीटर्स है। और आज तक लगभग भारत में आया है वो 7.9 रिएक्टर का था। गुजरात में आने वाला भूकंप वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भूकंप माना जाता है भारत का। तो 7.9 ठीक है, इसकी माप रिएक्टर भूकंप की तीव्रता थी। ठीक है। ओके, धन्यवाद। उसके बाद में अब अगली क्लास में पढ़ेंगे ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी पढ़ने के साथ ही ना, भूकंप के मतलब वो थे ना विस्तार क्षेत्र जहाँ ज़्यादा भूकंप आते हैं, वो ज्वालामुखी और भूकंप के सेम है, तो वो दोनों वहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।